बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई से वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू ए न्यू वीडियो सेशन। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो सेशन में मैं आपके साथ एडीबी पार्ट 1 या बीए पार्ट 1 की एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट स्टोरी नंबर 5 जो है वो डिस्कस करूँगा और कहानी का नाम है टेक पिटी यानी तरस खाओ। इसे बर्नार्ड मैलामेड ने लिखा है स्टूडेंट्स, और ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट स्टोरी है जो कि हमारे सेक्शन 1 में एडीबी पार्ट 1 के पेपर इंग्लिश में आपसे पूछी जा सकती है। स्टूडेंट्स, इस कहानी का मैं एक तो शुरुआती हिस्से में आपके साथ इसकी जो ब्रीफ सी समरी है वो डिस्कस करूंगा। इसके बाद इसके जो दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी लाइन बाय लाइन जो है मैं आपके साथ ट्रांसलेशन भी आपके लिए करूंगा ताकि आपको एग्ज़ाम प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सके। स्टूडेंट्स, कबल इसके कि मैं इसकी समरी का आगाज़ करूं और इसके अहम क्वेश्चंस डिस्कस करूं, मैं चाहूँगा कि आप मोबाइल को रोटेशन के ऑप्शन पर लगाकर इसको देखिए ताकि आपके लिए इसकी विजिबिलिटी प्रॉपर हो। स्टूडेंट्स, ये जो कहानी यानी शॉर्ट स्टोरी नंबर 5 हमारी है टेक पिटी तरस खाओ, इसे बर्नार्ड मैलामेड ने लिखा था। और स्टूडेंट्स, ये एक इम्पॉर्टेंट सा स्टोरी है, मैं आपको बारहा बता रहा हूँ। इसके दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपके साथ इसमें डिस्कस करने हैं और आपको कहानी की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए और जब मैं क्रिटिकल एनालिसिस करूं तो उसकी बेहतर अफहाम के लिए मैं चाहूँगा कि आप इसकी समरी जो है एक दफ़ा मेरे साथ जो है वो उसको इसका ओवरव्यू ले लीजिए। कहानी तरस खाओ जो है, जैसा कि टाइटल ऑफ द स्टोरी ज़ाहिर करता है, ये ईवा नाम की एक बाहिम्मत और ख़ुददार किस्म की एक औरत है, उसके गिर्द घूमती है। और ईवा जो है ये अभी आपको बताते हैं स्टूडेंट्स के ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा करैक्टर है, और क्योंकि इसके किरदार के अंदर ये दो खूबियाँ भी हैं कि वो बहुत ही बाहिम्मत खातून है और एक ख़ुददार भी है, मगर इसके साथ उसके किरदार के अंदर जो दो मनफी पॉइंट्स हैं वो भी मौजूद हैं। मसलन वो ज़िद्दी है और ज़रूरत से ज़्यादा ख़ुद एतमाद औरत है। ये कुल 4 जो उसके किरदार की जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, एक उसका बाहिम्मत होना और दूसरा उसका ख़ुददार होना, और लेकिन इसके साथ साथ उसका ज़िद्दी होना और ज़रूरत से ज़्यादा ख़ुद एतमाद होना, ये उसके जो मनफी पॉइंट्स हैं वो उसके किरदार की तश्कील करते हैं। कहानी बहुत ही दिलचस्प भी है स्टूडेंट्स, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि ये एक ट्रेजेडी भी है, हम इसको एज ए ट्रेजेडी भी डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, इस कहानी में ये है कि ईवा जो है वो और उसका खामन एक्सेल क्लाश वो अपने 2 बच्चियों यानी जिनके नाम फीगा और सुरेल है, उनके साथ पोलैंड से हिजरत करके अमेरिका आ जाते हैं। स्टूडेंट्स, इस कहानी की अपनी एक बैकग्राउंड है और हिटलर के जुल्म सितम की वजह से यूरोप के अंदर जब पॉलिटिकल एक इंस्टेबिलिटी आई हुई थी और इनसिक्योरिटी का माहौल था, लोग सेफ़ नहीं थे। पोलैंड पे हिटलर के हमले की वजह से वहाँ पे जो कई लोग जो थे वो मजबूर हो गए कि वो पोलैंड से हिजरत करके अमेरिका चले आएँ। उन हिजरत करने वालों में ये ख़ानदान यानी ये छोटी सी फैमिली भी शामिल है, जिसमें ईवा ख़ुद भी मौजूद है, उसका खामन एक्सेल कैलश है और उसकी 2 बेटियां फीगा और सुरेल हैं। इसकी बैकग्राउंड अगर आप बेहतर तौर पे जान सकेंगे तो फिर आपको इस कहानी के जो इम्पोर्टेंट करैक्टर है वो समझने में आसानी होगी और इन किरदारों के जो मसाइल हैं उनको समझने में आपको काफ़ी सहूलत रहेगी। हिजरत की वजह से हिटलर के ज़ाहिर बात है कि ये जो फैमिली पोलैंड से हिजरत करके अमेरिका आई है तो इसके पीछे हिटलर के मज़ालम हैं। बिकॉज ऑफ द क्रूअल एक्शंस ऑफ हिटलर द फैमिली वार फोर्स टू टेक शेल्टर इन अमेरिका। अच्छा, ये फैमिली जो है वो फिर एक बंद गली में एक ग्रॉसरी स्टोर बना लेती हैं। ज़ाहिर बात है कि रोज़गार का सिलसिला उन्होंने कुछ ना कुछ तो वहाँ पे करना ही है। वो एक बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड हायर रेंट, दैट्स वाई वो एक बंद गली में एक ग्रॉसरी स्टोर बना लेते हैं जिसके चलने के चांसेस बहुत कम हैं। स्टूडेंट्स, तंग दस्ती वाले हालात में एक्सेल क्लास जो है वो फिर एक कंपनी से उधार माल मांगता है ताकि कंपनी उसे उधार माल दे दे। जब मैंने लिखा है कि तंग दस्ती वाले हालात में एक्सेल क्लास एक कंपनी से उधार माल की दरख्वास्त करता है और कंपनी जो है वो एक रोज़न नाम के एक एक्स कॉफ़ी सेल्समैन, ये सेल्समैन था एक साहब और कहानी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर रोज़न है और इसके गिर्द हम आगे जाके देखेंगे कहानी काफ़ी वर्क करेगी। और कंपनी जो है वो रोज़न नाम के एक साबका कॉफ़ी सेल्समैन को उनके कारोबार का जायज़ा लेने के लिए भेजती है। स्टोर की हालत पर और लोकेशन देखकर पहले तो वो उनकी दरख्वास्त को रद्द कर देता है, यानी
कंपनी ने चूँकि रोज़न का ये ड्यूटी लगाई थी कि वो इस स्टोर की जो प्रॉस्पेक्टस हैं, इसके जो इम्कानात हैं चलने के, और इसकी जो पोजीशन और इसकी जो कंडीशन है वो उसका जायज़ा लेके उसको रिपोर्ट करे, ताकि उन्होंने जो दरख्वास्त दे रखी है उधार माल लेने की उसके ऊपर अमल किया जा सके। तो स्टोर इस लायक नहीं था कि चल सके, क्योंकि स्टोर जो है उसकी हालत बहुत ख़राब थी और लोकेशन भी उसकी ठीक नहीं थी, क्योंकि वो एक बंद गली में वाक़या स्टोर था। तो पहले तो रोज़न उनकी दरख्वास्त को रद्द कर देता है और फिर तरस खाकर कंपनी को ओके यानी आलिस ओके की रिपोर्ट देकर उनको उधार माल दिला देता है। तो ये स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि हमारी कहानी का टाइटल जो है वो टेक पिटी है, और इनफैक्ट रोज़न नामी इस शख्स ने तरस खा के ही उनकी जो है उनको उधार माल दिलाया है। मगर रोज़न के अंदाज़े के मुताबिक स्टोर नहीं चलता, कोशिश के बावजूद स्टोर नाकाम हो जाता है। ईवा के खामंद, और इसके बाद जो हम देखते हैं कि रोज़न जो है वो उनको इस दौरान कोशिश करता रहता है कि समझाए कि वो स्टोर ना चलाएं, लेकिन इस दौरान ही हम देखते हैं कि ईवा के साथ एक और ट्रेजेडी हो जाती है कि ईवा का खामंद हार्ट अटैक से मर जाता है और यूँ ईवा बेवा हो जाती है। अब एक इस तरह की औरत जो कि एक महाजर है, हिजरत करके अपने पोलैंड से वो एक अमेरिका में शिफ्ट हुई है, और फिर उसका खामद भी उसकी अचानक डेथ हो जाए, तो उस तरह हम ये देख सकते हैं कि ईवा के मसाइल में इजाफा होगा। सो ईवा का खामद हार्ट अटैक से मर जाता है और यूँ ईवा बेवा हो जाती है। रोज़न जब आता है तो ईवा और उसकी जितनी बेटियों को देखकर उसे बहुत तरस आता है। पॉइंट टू बी नोटेड स्टूडेंट्स के ये जो तरस आने का अमल है बार बार हम देखते हैं, ये हमारी कहानी की तरफ रेफ़र करता है, इशारा करता है, क्योंकि हमारी कहानी का नाम भी है तरस खाओ या तरस खाना। इसको स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से रोज़न जो है वो बहुत कोशिश करेगा ईवा को समझाने की, उसके खामंद की वफ़ात के बाद, उसके खामंद की मौत के बाद, लेकिन रोज़न की एक भी वो नहीं सुनेगी और रोज़न को वो धुतकारेगी बल्कि, और रोज़न की तरफ से कुछ वो जो उसकी जो एक हेल्पफुल ऑफ़र्स थी उनको भी वो ठुकरा देगी। रोज़न ईवा को मशवरा देता है कि स्टोर छोड़कर भाग जाए और कहीं नौकरी कर ले। वो ईवा को अपने 2 पोर्शन वाले घर में शिफ्ट होने की भी पेशकश करता है। मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स के ईवा को यहाँ पे हम देखेंगे कुछ 6-7 ऑफ़र्स जो हैं वो करेगा रोज़न, ताकि उसको हेल्प आउट कर सके, लेकिन ईवा जो है वो उसकी हर बार मदद लेने से इनकार कर देगी। मगर ईवा अपने इस्ते नफ्स की वजह से इनकार कर देती है। वो स्टोर को भी खुद चलाने का अज़म करती है, बावजूद हिम्मत और कोशिश के स्टोर वो नहीं चला पाती और स्टोर नाकामी से दोचार हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रोज़न एक दिन फिर आता है और ईवा को शादी की पेशकश कर देता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। हम ये देखते हैं कि उसने एक बार फिर जो है उसको एक अच्छी पेशकश की है कि वो उससे शादी कर ले, ताकि वो उसको और उसके बच्चियों को संभाल सके, केयर कर सके, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दे सके, और ईवा को शादी की पेशकश करता है, मगर ईवा फिर उसकी इस मुखलस पेशकश को ठुकरा देती है। स्टूडेंट्स याद रहे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि उसकी ये एक सिंसियर ऑफ़र थी ऑन द पार्ट ऑफ रोज़न फॉर ईवा, बट ईवा ने इस ऑफ़र को भी रिजेक्ट कर दिया। अगले दिन रोज़न फिर आता है और ईवा के लिए कोई और रिश्ता ढूंढने और हत्ता कि उसके लिए जहेज़ का इंतज़ाम करने की भी पेशकश करता है, क्योंकि रोज़न समझता था कि ईवा के अंदर वो पोटेंशियल नहीं है या ईवा के वो हालात नहीं हैं कि वो अपनी माली पोजीशन को मुस्तहकम कर सकेगी। सो दैट्स वाई पहले उसने खुद उससे शादी करने की उसे पेशकश की, लेकिन जब ईवा ने इनकार किया तो उसने ईवा के लिए कोई मुनासिब रिश्ता ढूंढने का भी ईमन उसको पेशकश की, और साथ ही साथ जहेज़ का इंतज़ाम करने का भी उसने उसको पेशकश की, लेकिन ईवा अफसोस कि ईवा इनकार कर देगी। मगर ईवा सख्ती से रोज़न को रोक देती है। रोज़न अपनी मुखलसाना कोशिश जारी रखता है। एक दिन रोज़न ईवा की यतीम बच्चियों की गिरती हुई सेहत पर तरस खाकर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स कि मैंने कई बार आपको पॉइंट आउट किया है कि हमारी कहानी का टाइटल टेक पिटी है, और ये तरस खा कर ही उनके लिए वो बकरे की रान यानी छोटे बकरे की जो रान है, जिसे हम मटन कहते हैं, उसकी जो रान है वो रोस्ट करवा कर खाने के लिए देता है। बच्चियों को खाने में मसरूफ़ देकर ईवा को नागवार गुजरता है, और ईवा इस बात को भी पसंद नहीं करती कि कोई उसकी बेटियों पर तरस खाकर उसे जो है खाने के लिए कुछ दे। यूँ हम ये देखते हैं कि ईवा जो है वो किसी भी किस्म की कोई भी पेशकश और या कोई भी तरस के मद में दी गई कोई भी चीज़ लेने को तैयार नहीं है।
रोज़न के जाने के बाद ईवा अपनी बेटियों को आइंदा किसी से भी खैरात लेने से मना कर देती है। लिहाजा अगले दिन जब दोबारा उन्हें खाने के लिए रोज़न कुछ देता है तो वो ये कहकर इनकार कर देती हैं कि ममा कहती है कि हमारा रोज़ा है। चूँकि ईवा ने अपनी बेटियों को समझा दिया था कि हम किसी से कोई खैरात नहीं लेंगे और आइंदा अगर आपको खाने के लिए कुछ दे तो आपने ये कहना है कि हमारा रोज़ा है। चूँकि बच्चे मासूम होते हैं इसलिए बच्चों ने ये कहा कि मम्मा कहती है कि हमारा रोज़ा है। रोज़न समझ जाता है कि इस इनकार के पीछे उनकी वालदा ईवा है। सो यूँ हम स्टूडेंट्स ये देखते हैं कि कहानी जब आगे चलती है तो रोज़न की कुछ और मुखलसाना कुछ हम ऑफ़र्स भी देखते हैं और इसके बाद जो है इस कहानी का हम अंजाम भी देखते हैं कि क्या हुआ। फिर रोज़न ईवा की मदद करने की गरज से एक जाली नाम से ख़त लिखता है और इस पैगाम के साथ पैसे भिजवाता है कि ये पैसे रोज़न के हैं। तो उसने अब चूँकि ईवा डायरेक्ट मदद नहीं ले रही थी तो अब के बार रोज़न ने ये सोचा कि वो ईवा को हेल्प आउट करेगा किसी इनडायरेक्ट टेक्निक से, मेथड से, कोई ज़रिया या जुगाड़ लगाकर, और वो ये पैसे भी रोज़न के ही हैं। वो उसको मतला करता है, इतला करता है, लेकिन ईवा ये सोचकर पैसे वापस भिजवा देती है कि किसी को गलतफहमी हुई है। अब यहाँ पे देखें, एक बात तो यहाँ पे है कि ईवा ने भले ही पैसे वापस भिजवा दिए हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं कि ईवा का आप ऑनेस्टी लेवल चेक करें कि हाउ ऑनेस्ट शी इज़, कि वो किस कदर ईमानदार औरत है, कि मुश्किलात से घिरी है, माली मुश्किलात उसे दरपेश हैं, लेकिन इसके बावजूद उसने वो पैसे लेने से इनकार कर दिया जो उसके है नहीं। अगली दफ़ा जब ख़त और पैसे दोबारा आते हैं तो ईवा लिफाफे को बगैर खोले पैसे वापस भिजवा देती है और साथ ही साथ वो ये भी समझ जाती है कि ये सब कुछ रोज़न कर रहा है। इस पर हम स्टूडेंट्स देखते हैं कि एक आखिरी अरबे के तौर पे रोज़न जो है, चूँकि मैंने आपको बताया कि बारहा कोशिश के बावजूद जो है वो हेल्प नहीं ले रही, तो रोज़न ने आखिरी हरबे के तौर पर अपना वकील बुलवाया और अपनी सारी जायदाद ईवा और उसकी बेटियों के नाम वो लगा देता है और ख़ुदकशी करने की कोशिश करता है। स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पे एक बात और बता दूँ, आगे चल के मैं जब करैक्टर डिस्कस करूँगा रोज़न का, जब इसका मैं क्वेश्चन डिस्कस करूँगा तो आपको मज़ीद मैं इसके नॉलेज भी फराहम कर दूँगा कि ये जो रोज़न है ये एक किडनी पेशेंट है, यानी गुर्दों का मरीज़ है और उसे अपनी ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है और वो ये समझता है वो किसी भी लम्हे जो है वो मौत के मुंह में जा सकता है। सो दैट फिर मरने से पहले वो ईवा और ईवा के बच्चियों के काम आना चाहता है, उनको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, उनको फाइनेंशियली हेल्प आउट करना चाहता है, लेकिन उसे बचा लिया जाता है। ये मैं आपको बता दूं कि रोज़न को उसको सेव कर लिया जाता है, उसकी ज़िंदगी जो है बचा ली जाती है। काफ़ी दिन वो अपने अंधेरे कमरे तक महदूद रहता है। एक दिन जब वो खिड़की का पर्दा हटाकर बाहर देखता है, यानी काफ़ी दिन तो वो कमरे से बाहर निकला ही नहीं, यानी उसने अपने आप को ही कन्फाइंड हिमसेल्फ टू हिज रूम और वो कमरे में अंधेरा करके ही रहता है। एक दिन जब वो खिड़की का पर्दा हटाकर बाहर देखता है काफ़ी दिनों बाद, तो सामने वाले फ्लैट में उसे ईवा खड़ी दिखाई देती है। वो गौर से देखता है तो वाकई ही वो ईवा थी और ईवा जो है वो बाजू फैलाए इल्तिजा भरी नज़रों से रोज़न की तरफ देख रही होती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ईवा जो है उसने रोज़न की तरफ बिलाखिर रजू कर लिया है और वो बाजू फैलाए इल्तिजा भरी नज़रों से रोज़न की तरफ देख रही होती है कि रोज़न उसे गुस्से से 4-5 गालियाँ देता है। स्टूडेंट्स, जब आपको मैं इसका भी नीचे क्वेश्चन डिस्कस करूँगा तो वो जो 4 या 5 बैड वर्ड्स जो हैं या वो जो एब्यूज़ जिसे हम कहते हैं, जिसे गालियाँ हम कहते हैं, वो 4-5 गालियाँ रोज़न ने उसको दी और वहाँ से दफ़ा हो जाने के लिए कहा और वो शदीद तैश में आ गया, गुस्से में आ गया। उसने ईवा को गालियाँ दी और फिर खिड़की का पर्दा उसने बंद कर दिया। ये कहानी का जो अंजाम है, ये कहानी की जो एंडिंग है, ये बिल्कुल हमारे लिए अनएक्सपेक्टेड है। हम तवक्को नहीं कर रहे थे कि रोज़न जो है वो जो सारी स्टोरी में ईवा की मदद करने के पर तोलता रहा है, ईवा के उसकी तरफ रजू करने पर वो उसको गालियां भी देगा। इन गालियों के पीछे कुछ वजूहात हैं, ये हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, ये थी आपकी ब्रीफ सी समरी। अब मैं आपके साथ इसके जो 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं आपके साथ क्या डिस्कस करता हूँ। और स्टूडेंट्स, ये 2 क्वेश्चन ही इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। मैं आपके साथ ये दोनों के दोनों 1 बाय 1 उर्दू ट्रांसलेशन के साथ जब वो डिस्कस कर देता हूँ। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे देखते हैं कि ये इसका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देख लीजिए, पहले क्वेश्चन के स्टेटमेंट को समझ लें। एक तो ये है कि वाई डज रोज़न अब्यूज़ ईवा एट द एंड, कि रोज़न ने ईवा को आखिर पे गालियाँ क्यों दी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये हम देखते हैं कि उसने गालियाँ क्यों दी।
और या फिर हम ये देखते हैं क्वेश्चन जो भी आ सकता है कि ईवा हर सेल्फ इज़ रिस्पॉन्सिबल, कि ईवा खुद ज़िम्मेदार है फॉर हर ट्रेजिक कंडीशन, अपनी ट्रेजिक कंडीशन की, यानी अपनी अलमनाक जो कंडीशन है उसकी ईवा खुद ज़िम्मेदार है, खुद रिस्पॉन्सिबल है। आइए हम लाइन बाय लाइन जो है इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। जी ये आंसर है। ईवा वाज अ पोलिश रिफ्यूजी, ईवा एक पोलैंड की रहने वाली पनागज़ीन थी। याद रहे स्टूडेंट्स के जो पोलैंड का रहने वाला बाशिंदा है उसके लिए जो एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं उसको पॉलिश कहते हैं। सो ईवा वाज अ पोलिश रिफ्यूजी, शी अलॉन्ग विद हस्बैंड, अपने खामद के साथ, एंड 2 डॉटर्स, और 2 बेटियों के साथ, वाज फोर्स्ड, मजबूर होगी, टू टेक पॉलिटिकल शेल्टर, सियासी पनाह लेने पर, इन अमेरिका, अमेरिका में। सो आप नोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स के ये पनागज़ीन हैं और इन्होंने पोलैंड से भागकर अमेरिका में एक पॉलिटिकल शेल्टर ली है। हर हस्बैंड, उसका जो खामद एक्सेल कैलिश, सेट अप एक ग्रॉसरी स्टोर, उसने करियाना स्टोर बना लिया, सुपर स्टोर बना लिया कह लें, इन ए ब्लाइंड एले, एक बंद गली में। रोज़न मैंने आपको बताया था कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स इन द स्टोरी, एंड एक्स कॉफ़ी सेल्समैन, जो कि एक साबका कॉफ़ी सेल्समैन था, उसने टुक पिटी ऑन देयर माइजरेबल कंडीशन, उन्होंने उसकी खस्ता हालत पर तरस खाया। ही रिकमेंडेड हिज कंपनी टू प्रोवाइड दैम लगेज ऑन क्रेडिट, और हालांकि स्टोर इस काबिल नहीं था कि इसको ओके किया जाता, लेकिन रोज़न ने रिकमेंडेशन दे दी अपनी कंपनी को कि इनको उधार माल जो है क्रेडिट पे, उधार पे माल दे दिया जाए। बट रोज़न हैड वार्न्ड देम, लेकिन रोज़न ने उनको वार्निंग भी, साथ ही रोज़न ने उनको वार्निंग भी दे दी थी कि स्टोर चलने वाला नहीं है। बट रोज़न हैड वार्न्ड, लेकिन रोज़न ने वार्निंग भी दे दी थी दैम, उन्हें, ऑफ द पॉसिबल फेलियर, के मुमकिन तौर पे फेलियर का शिकार हो सकता है, ऑफ द स्टोर, यानी उनका जो स्टोर है वो मुमकिन है कि नाकाम हो जाए, ना चले। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, ईवा's हस्बैंड डाइड ऑफ हार्ट अटैक, ईवा का खामद हार्ट अटैक से अचानक मर गया। दिस सडन डेथ, और उसकी जो अचानक मौत थी, एडेड टू द वरीज ऑफ ईवा, और ईवा की ये परेशानी में इजाफे का मौजब बन गया, यानी उसके जो खामद की जो सडन डेथ थी, दिस सडन डेथ ऑफ आर हस्बैंड भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ऑफ आर हस्बैंड, यानी उसके खामद की अचानक मौत ने एडेड टू हिज वरीज ऑफ ईवा की परेशानी में इजाफा कर दिया। आफ्टर दैट रोज़न मेड मैनी एफर्ट्स, इसके बाद यानी ईवा के खामद की मौत के बाद रोज़न ने बहुत कोशिश की, बहुत दफ़ा कोशिश की ईवा की हेल्प आउट करने के लिए, उसे पेशकश करने की उसने, बल्कि बहुत सी पेशकशें की भी अमली तौर पे, बट शी डिड नॉट एग्री टू हिज सजेशंस, लेकिन उसने उसकी तजवीज़ पे भी कोई अमल नहीं किया और उसकी तमाम पेशकशों को भी ठुकराती रही। ही इवन प्रपोज्ड हर, और यहाँ तक कि रोज़न ने उसको प्रपोज़ भी कर दिया, रिश्ता भी उसका मांग लिया फॉर मैरिज, शादी के लिए, और वो चाहता था, यानी ही वांटेड टू हेल्प ईवा, वो ईवा की मदद करना चाहता था, एंड हर स्टार्विंग डॉटर्स, और उसकी भूख से 2-4 बच्चियों की मदद करना चाहता था, उसकी फाका कश बेटियों की जो फाके से थी उनको हेल्प आउट करना चाहता था। बट शी रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट एवरी ऑफ हिज एफर, लेकिन उसने उसकी हर पेशकश को ठुकरा दिया, कबूल करने से इनकार कर दिया। शी वाज स्टबर्न, वो एक ज़िद्दी औरत थी, वो इस कदर ज़िद्दी थी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ये इसके किरदार की खामी है। और अगर हम ये कहें कि ईवा के साथ जो एंड पे गालियाँ पड़ने की सूरत में जो ट्रेजिडी हुई है उसकी वजह उसकी ज़िद्द है। शी वाज सो स्टबर्न, वो इतनी ज़िद्दी थी, दैट शी रिजेक्टेड रोज़न सिंसियर ऑफर्स, कि उसने रोज़न की मुखलसाना कोशिशों को, पेशकशों को ठुकरा दिया। मोरओवर इट वाज हर ओवर कॉन्फिडेंस, और फिर हम ये भी देखते हैं कि ईवा ओवर कॉन्फिडेंस का एक शिकार औरत है। अबाउट द रनिंग ऑफ द स्टोर के चलाने के हवाले से। रोज़न वाज एन एक्सपर्ट बिजनेसमैन, और रोज़न एक एक्सपर्ट बिजनेसमैन था, एंड ही वाज राइटली पॉइंटिंग आउट द फेलियर ऑफ द स्टोर, और वो बिल्कुल बजा तौर पर इस स्टोर की जो नाकामी है उसको पॉइंट आउट कर रहा था। लेकिन ईवा ने ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार होने की वजह से स्टोर को चलाने पर ही ज़िद की, और बार बार वो स्टोर चलाने की कोशिश भी करती रही। बट ईवा टीज्ड रोज़न, लेकिन ईवा ने रोज़न को टीज़ किया, परेशान किया, बाय रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट हिज प्रपोजल एंड ऑफर्स। और दिस स्टबर्नेस, और यही जो उसकी ज़िद है, एंड ओवर कॉन्फिडेंस ऑफ ईवा के ओवर कॉन्फिडेंस ने डिसअपॉइंटेड रोज़न को मायूस कर दिया। रोज़न ट्राई टू कमिट सुसाइड, और रोज़न ने फिर ख़ुदकशी करने की कोशिश भी की, बिकॉज ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, मायूसी की वजह से। उसकी मायूसी की 2 वजूहात हैं, मैंने आपको बताया। एक तो वो किडनी पेशेंट था, और वो एक पेनफुल सेहत
के साथ ज़िंदगी जी रहा था, और दूसरी तरफ जो है ईवा जो है वो उसको टीज़ कर रही है और उसकी मुखलसाना जो ऑफ़र्स हैं उनको वो गलत समझ रही है, और दैट्स वाई उसके लिए काफ़ी एक डिसअपॉइंटमेंट का मौजब था। देयरफॉर व्हेन ईवा केम टू रोज़न, और जब हम ये देखते हैं कि ईवा जब उसकी तरफ आई टुवर्ड्स द एंड ऑफ द स्टोरी, कहानी के अंजाम पर, रोज़न अब्यूज्ड हर बाय सेइंग, और रोज़न ने उसे ये कहकर गालियाँ दे दी। दिस वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, आप देखें ये गालियाँ जो हैं ये आपके टेक्सचुअल लाइन्स हैं जो मैंने आपके लिए लिखी हैं, आपने उसको मार्कर से पेपर में हवाला देना है। एक तो उसने उसको बिच कहा, फीमेल डॉग के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, ये गाली है। बास्टर्ड का माना हरामजादी होता है, और होर का माना फाशा औरत होता है। गो अवे, और साथ ये भी कहा दफ़ा हो जाओ, और दूसरी दफ़ा फिर कहा गो अवे टू योर चिल्ड्रन, दफ़ा हो जाओ अपनी बच्चियों के पास। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लाइनें जो हैं ये उसका शदीद गुस्सा भी ज़ाहिर करती हैं रोज़न का। इसके बाद अगर हम इसकी इख्तितामी देखें, वी कैन कंक्लूड बाय सेइंग दैट ईवा हरसेल्फ वाज रिस्पांसिबल फॉर ट्रेजेडी। तो ईवा ख़ुद अपनी ट्रेजेडी की ज़िम्मेदार थी। उसके अंदर किरदार के अंदर एक ज़िद है और दूसरा ओवर कॉन्फिडेंस है, जिसकी वजह से उसके साथ ये सब कुछ हो गया। आइए स्टूडेंट्स, अब हम एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन भी पेपर में 2 दफ़ा आया हुआ है और बड़ा गैर मुतवक्के सा बाज़ का ये सवाल आया था पेपर में। बड़ा एक परेशान कुन ये सवाल था कि ये कैसे रोज़न के बारे में, चूँकि हम अच्छी राय रखते हैं, रोज़न एक अच्छा करैक्टर में नज़र आता है, और रोज़न चूँकि एक मुखलस करैक्टर नज़र आता है, तो दैट्स वाई। लेकिन एग्जामिनर ने उसके ऊपर क्वेश्चन एक बार पुट किया कि राइट नोट ऑन द हिपोक्रेसी ऑफ रोज़न, कि रोज़न की मुनाफ़क़त पे आप नोट लिखें, या रोज़न एक मुनाफ़िक है। अब मुनाफ़िक किस तरह से है, सारी बात है कि एग्जामिनर ने आपको एक एंगल सेट करके दिया है कि आपने रोज़न को यहाँ पे अच्छा पेंट नहीं करना, बल्कि रोज़न को एक मुनाफ़िक साबित करना है। तो हम इस कहानी में से ऐसी एग्जांपल्स देंगे, इलस्ट्रेशंस देंगे, जिससे रोज़न एक मुनाफ़िक साबित हो सके। सो आइए स्टूडेंट्स, हम भी रोज़न को एक मुनाफ़िक साबित करने की कोशिश करते हैं। रोज़न इज़ ए कॉफ़ी सेल्समैन, रोज़न एक कॉफ़ी सेल्समैन है। हु वांट्स टू हेल्प ईवा, जो कि ईवा की मदद करना चाहता है। आफ्टर हर हस्बैंड्स डेथ, अपने खामद की मौत के उसके खामद की मौत के बाद। आल्दो ही सीम्स टू बी सिंसियर, अगरचे वो सीम्स टू बी सिंसियर मुखलस दिखाई देता है, इन हिज ऑफर्स, अपनी पेशकशों में, येट वी कैन फाइंड सम इलस्ट्रेशंस, लेकिन फिर भी हम कुछ मिसालें देख सकते हैं। ये इलस्ट्रेशंस, इसका माना एग्जांपल्स होता है, हवाला जात होता है ऑफ हिज हिपोक्रेसी, उसकी मुनाफ़िकत की। तो हम उसकी मुनाफ़िकत की कुछ मिसालें भी देखते हैं। आफ्टर हस्बैंड्स डेथ, अपने खामद की मौत के बाद, ईवा हैज़ टू फेस इकोनॉमिक क्राइसिस, ईवा को माली बहरान का सामना हुआ, एंड सफरिंग्स, और मुसीबतों का सामना था। रोज़न वांटेड टू हेल्प सेव ईवा, और रोज़न जो है वो ईवा को सेव करना चाहता था। रोज़न वांटेड टू सेव ईवा, रोज़न ईवा को बचाना चाहता था फ्रॉम कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, मुकम्मल माली तबाही से। फॉर दिस पर्पज, इस मकसद के लिए रोज़न मेड एज मनी एज 6 ऑफर्स। हम ये देखते हैं स्टूडेंट्स के 6 से 7 ऑफर्स की गई हैं, और अगर आप इन 6 ऑफर्स का हवाला दे दें कि वो कौन कौन सी ऑफर्स रोज़न ने की हैं, तो ये आपके लिए क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा मटीरियल कलेक्ट हो जाएगा। सम ऑफ दीज एफर्ट्स, इनमें से कुछ कोशिशें शो रोज़न हिपोक्रेसी, वो रोज़न की मुनाफ़िकत को भी ज़ाहिर करती हैं। बिकॉज ही शोज़ सिंसियर टू ईवा, क्योंकि उसने ईवा के साथ तो खलूस ज़ाहिर किया, बट ही सजेस्टिंग लॉस टू द क्रेडिटर्स, लेकिन ज़ाहिर बात है कि वो अपने क्रेडिटर्स यानी जिन्होंने उधार माल देना है कंपनी के साथ जो है वो क्या कर रहा है, दगा कर रहा है। तो मुनाफ़िक की 3 निशानियाँ होती हैं, जब वो बात करे तो झूठ बोले, जब वो वादा करे तो वादा खिलाफ़ी करे, और जब उसके पास अमानत रखी जाए तो उसमें ख़यानत करे। तो हम ये देखते हैं कि कंपनी ने यानी उसके जो क्रेडिटर्स थे, उसके जो एम्प्लॉयर्स थे, उन्होंने रोज़न की ड्यूटी लगाई थी कि आप स्टोर को उसको ऑब्ज़र्व करें और अपनी फाइंडिंग्स जो हैं हमारे साथ शेयर करें, लेकिन रोज़न ने गलत रिपोर्ट दी है। तो ये गलत रिपोर्ट जो है ये उसकी मुनाफ़िकत को ज़ाहिर करती है, और फिर ज़ाहिर बात है कि उसे कंपनी के मफादात का ख्याल रखना चाहिए था, लेकिन उसने ईवा की फैमिली के मफादात को ज़्यादा अजीज़ रखा है और कंपनी के मफादात को नुकसान पहुँचाया है। सो दैट्स वाई हम ये कह सकते हैं कि रोज़न एक मुनाफ़िक है। ऐसा कर ली ही प्रपोज्ड ईवा, उसने ईवा को प्रपोज़ किया टू मैरी हिम, कि उससे शादी कर ले। अब यहाँ पे भी इस प्रपोज़ल में भी किसी हद तक उसकी एक नज़र आती है जिसे हम कहते हैं मुनाफ़िकत। तो आइए देखते हैं कैसे। बट ही हिमसेल्फ इज़ फिज़िकली इम्पोर्टेंट, लेकिन वो ख़ुद फिज़िकली एक इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट जो है उसको नामर्द कहते हैं, और लेकिन वो ये इसके बावजूद जो है वो एक नामर्दी की कैफियत से दो चार, हालत से दो चार है, लेकिन वो उसको शादी की तजवीज़ पेश कर रहा है। ही इज़ ए किडनी पेशेंट, वो एक गुर्दे का मरीज़ है। ही हेयर अगेन वो सी हिपोक्रेसी, और यहाँ पे हम ये देखते हैं कि उसके अंदर हिपोक्रेसी
मौजूद है कि वो ख़ुद जो है सेहतमंद नहीं है और उसकी सेहत नहीं है, वो ख़ुद सेहत के लिहाज से परेशान कुन हालात से दो चार है, लेकिन वो ईवा के लिए राहत और सुकून की बात करता है। थर्डली, एट द एंड ऑफ द स्टोरी, कहानी के अंजाम पर, व्हेन ईवा कम्स टू हिज हाउस, जब ईवा उसके घर आती है, विद द फीलिंग्स ऑफ रिमॉर्स, पछतावे के एहसास लेकर, पछतावे के आंसू लेकर, फॉर हर कंटिन्यूस बैड ट्रीटमेंट, और शायद ईवा आखिर पे आ गई, शायद वो पछताई होगी और पछतावे के आंसू लेकर और पछतावा लेकर और पछतावे की फीलिंग्स लेकर जब वो आखिर पे कहानी के अंजाम पे उसके से रुजू करती है, रोज़न कर्सिज़र, तो रोज़न उसे गालियाँ देता है, एंड अब्यूज़, और उसे बुरा भला कहता है। दिस इज़ हिपोक्रेसी, और ये मुनाफकत है, एंड सेंटिमेंटलिटी, और जाहिर बात है कि ये जज्बातियत है, क्योंकि यहाँ पे वो अपना पेशेंस लूज़ कर गया और उसने सेंटिमेंटलिटी के साथ उसको बुरा भला कहना शुरू कर दिया। रोज़न शुड हैव ट्रीटेड हर, रोज़न को उसे ट्रीट करना चाहिए था विद लव, मोहब्बत के साथ, ऑन दिस ओकेजन, इस मौका पर। ही कर्सिस ईवा, वो ईवा को गालियाँ देता है, बाय सेइंग, ये कहकर। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं एक बार फिर, ये लाइनें आप मार्कर से कोट कीजिएगा। उसने कहा, खोर, फाशा औरत, बास्टर्ड, हरामजादी, बिच, कुतिया, गो वे, दफ़ा हो जाओ फ्रॉम एयर, गो अवे टू योर चिल्ड्रन, अपने बच्चों के पास। सो फ्रॉम द अबव डिस्कशन, लिहाजा मदरजा वाला गुफ्तगू से, इट इज़ क्लियर दैट ऑल दो रोज़न फील सिंपथी, कि अगरचे रोज़न जब वो सिंपथी महसूस करता है, हमदर्दी महसूस करता है, फॉर ईवा ऑन डिफरेंट ओकेजन, कई मौक़ों पर, येट वी सी एन एलिमेंट ऑफ हिपोक्रेसी, लेकिन हमें हिपोक्रेसी यानी उसकी मुनाफिकत की जो एक अंसर भी नज़र आता है इन सम ऑफ हिज ऑफर्स, उसकी कुछ पेशकशों में। और ऑन सम ओकेजन, कुछ मौक़ों पर, ही बिकम्स हिपोक्राइट, और वो हिपोक्राइट बन जाता है, एंड ए सेंटिमेंटल, और वो जज्बाती शख्स बन जाता है। तो जो स्टूडेंट्स, ये हमारे आज के जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, होपफुली कि ये जो मटेरियल है ये आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। स्टूडेंट्स, आप इस मटेरियल को 2-2, 3-3 बार लिख लेकर याद कीजिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और ये मटेरियल जो है बहुत आसान ज़बान में मैंने आपके लिए कंपाइल किया है और नॉट डिफ़िकल्ट टू लर्न। ओके स्टूडेंट्स, टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।